सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पे बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन का मतलब है लॉ मेकर क्या कहना चाहता है उसे निकालना, उसकी उसकी उसका मीनिंग, अर्थात लेखक क्या कहना चाहते हैं। सो टू एसर्टेन द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर कहना क्या चाहता है और कैसे कहेगा, थ्रू द मीडियम ऑफ वर्ड्स। तो कहता है इंटरप्रिटेशन में यू विल एसर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, जो उसने बातें बताई हैं। लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉ मेकर। लॉ मेकर क्या कहना चाहता है उसको पता लगाना इज इंटरप्रिटेशन। और जितना बढ़िया इंटरप्रिटेशन करोगे उतनी एम्बिग्यूटी खत्म होगी। एम्बिग्यूटी मतलब वेगनेस, मतलब क्लैरिटी ही क्लैरिटी मिलेगी, है ना। ठीक है सर। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? देखो, कॉमन मैन के लिए स्टैट्यूट मींस लॉ रेगुलेशन। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में लॉ बोलते हैं अपन, इंडिया में लॉ बोलते हैं, ठीक। इंग्लैंड में स्टैट्यूट कहते हैं। तो वो स्टैट्यूट ही चला रहा है, चैप्टर का नाम भी। अब स्टैट्यूट को कई बार लोग समझते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जबकि ऐसा नहीं है। लॉ में सब कुछ आता है, एक्ट भी आता है, रूल रेगुलेशन सब आते हैं। एक मैक्सवेल बड़े बढ़िया बंदे हुए भाई, मैक्सवेल वो नहीं क्रिकेट वाला। मैक्सवेल ने क्या बोला? मैक्सवेल ने बोला स्टैट्यूट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर की विल है, उसकी इच्छा है। अच्छा, पास कैसे होता है स्टैट्यूट? कह रहा है पास होता है पार्लियामेंट या विधानसभा। अब पार्लियामेंट वाला जो कानून है वो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा और प्रेसिडेंट से असेंबली लोगे। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड पढ़िए ना आप, वहां स्टैट्यूट नहीं मिलेगा आपको। भारत के संविधान में जो वर्ड मिलेगा वो है लॉ। और लॉ का मतलब एक्ट नहीं है भैया। लॉ में सब कुछ आएगा, रूल रेगुलेशन ऑर्डिनेंस सब आएगा। लेकिन इंडिया में ओरल लॉ नहीं चलता, इंडिया में चलता है रिटन लॉ। तो इंडिया में रिटन लॉ, इंग्लैंड में स्टैट्यूट। ठीक, चलिए ये तो हो गई स्टैट्यूट की मीनिंग। अब आते हैं डीड की मीनिंग पे। देखो होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्यों बनाते हैं साहब? ताकि लीगल इफेक्ट हो। अच्छा, ओरल बनती है डीड क्या? नहीं, राइटिंग में बनती है। तो राइटिंग में डीड बनाते हैं ताकि लीगल डिस्पोजिशन, मतलब लीगल इफेक्ट होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इंडिया से बाहर डीड और इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। इंडिया में हम डीड और इंस्ट्रूमेंट में कोई भेदभाव नहीं करते। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर डीड। चार्ज, डीड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। यही तो बोलते हैं गमती में, कोई फर्क थोड़ी कर रहे हैं अपन, जबकि फर्क है। फर्क क्या है? इंस्ट्रूमेंट बड़ा हेड है, एवरी डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट, बट हर एक इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं है। तो ज्यादा बड़ा हेड कौन सा हुआ? इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट इज लाइक एन अम्ब्रेला, उसमें इंस्ट्रूमेंट में डीड है। तो इंडिया से बाहर डिफरेंशिएशन है, इंडिया में दोनों सेम है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है सर? कहता है डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड। अभी मैटर एक्सप्रेस कैसे करोगे भाई? शब्दों को प्रकट करना है तो कुछ तो सहारा लोगे ना। तो कह रहा है मैटर एक्सप्रेस करने के लिए लेटर यानी कि अल्फाबेट्स, मार्क्स यानी कि नंबर 1 2 3 4, फिगर यानी कि डायग्राम, चार्ट या इनमें से कोई एक। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। जैसे ज्यादा दूर मत जाओ, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग कोई डीड थोड़ी है, कोई स्टैट्यूट थोड़ी है। मिनट्स तो भैया डॉक्यूमेंट है। तो मिनट्स के अंदर आपने मैटर एक्सप्रेस किया सब्सटेंस को लेकर इन तरीकों से। अच्छा, मिनट्स क्यों बनाते हैं? कि कल को झगड़ा हो गया कि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है, तो मिनट्स एज अ रिकॉर्ड काम करेगी। तो डॉक्यूमेंट क्यों बनाते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। इसीलिए अपन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और डॉक्यूमेंट में अपन सारा लेते हैं, लेटर, फिगर और मार्क्स। एक क्वेश्चन आया था आरटीपीएमटीपी में, आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है ना सर? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। डॉक्यूमेंट का मतलब आप बता दो कहां लिखा है कि कागज होगा? कहीं लिखा कागज होगा डॉक्यूमेंट? वीडियो रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, आई एम टेलिंग यू। अगर इस डेफिनेशन को आप डिकोड करिए, 4 चीजें मिलेंगी आपको। सबसे पहली बात है मीन्स। कैसे बताएंगे वो बात? वो बताएंगे लेटर, फिगर, मार्क्स के थ्रू। क्यों बता रहे हैं? टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पर्सन। कुछ तो सहारा, कुछ तो चीजें चुनोगे ना यार, तभी तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे दो लोग। डॉक्यूमेंट होगा सर सब्सटेंस को लेकर। सब्सटेंस मतलब किसी, अब मिनट्स ऑफ मीटिंग, सब्सटेंस क्या की मीटिंग हुई है, समरी उसकी। अब उसके अंदर मैटर बताओगे। अब एनी मैटर लिखा है, आप समझ रहे हो? एनी,
एनी मैटर, मतलब डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एनी मैटर। और रिकॉर्ड, रिकॉर्ड किस लिए सर? रिकॉर्ड इसलिए कि कल को अगर कुछ भी हुआ तो एविडेंस होना चाहिए। अब रिकॉर्ड कहां रखोगे? मैकेनिकल डिवाइस में या तो पेपर में। अब एक बात बताओ, वीडियो रिकॉर्डिंग कहां रखी है आपने? सिस्टम में रखी है ना, कागज थोड़ी है वो, मैकेनिकल डिवाइस है। कागज में रखो, डॉक्यूमेंट मैकेनिकल डिवाइस में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो राइटिंग में रखो, जैसे मर्जी रखो, बट रिकॉर्ड तो मेंटेन करोगे आप, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। देखो भाई, ये तो है बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है ना। जोलोविक्स ने इंटरप्रिटेशन के दो टाइप बताए। जोलोविक्स ने कहा इंटरप्रिटेशन लीगल भी होता है और इंटरप्रिटेशन डॉक्ट्राइनल भी होता है। अब ये भैया लीगल कैसा होता है? तो जोलोविक्स ने बोला एक होता है ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन, ऑथेंटिक, बिना मेल मिलावट के, जैसा लिखा है वैसा समझ लो। ऑथेंटिक चाइनीज, जो हम नहीं खाते क्योंकि खा भी नहीं पाएंगे, हम खाते हैं मेल मिलावट वाला, काले कर दो नूडल काले, तभी खाने मजा आएगा, काले एकदम। वो ऑथेंटिक चाइनीज थोड़ी है, तो मेल मिलावट का है। ऑथेंटिक मतलब जैसा लिखा है वैसा समझो, ज्यादा दाएं बाएं लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, हर बार एक्ट की लैंग्वेज क्लियर होती है क्या? नहीं होती सर। अगर एक्ट की लैंग्वेज क्लियर होती तो हमको इतने सारे केस लॉ क्यों पढ़ने पड़ते? जब एक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं है ना सर, तो हम ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे यूजुअल इंटरप्रिटेशन। यूजुअल में हम मदद लेंगे या तो कस्टम की या तो केस लॉ की। अब आपने पीछे पढ़ा गुड फेथ, गुड फेथ में नेग्लिजेंस की बात की गई है, केयरलेस की बात नहीं की गई। जीसी एक्ट में गुड फेथ की डेफिनेशन आप पढ़िए, वहां नेग्लिजेंस की बात की, केयरलेस की बात नहीं की, तो वहां केस लॉ पढ़ना पड़ता है, मोंग मोंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग। तो भैया जब लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो या तो कस्टम की मदद दोगे या केस लॉ की, ठीक है ना। तो ये आपकी मदद करेंगे आपको एक्ट समझाने में, इसे कहते हैं यूजुअल इंटरप्रिटेशन, यूजुअल। अब कस्टम की बात करिए, हिंदू मैरिज एक्ट, 7 फेरे लेने उसमें लिखा है, सप्तपदी, लेकिन 7 फेरे किसके लेने ये नहीं लिखा। लैंग्वेज वेग है, कस्टम में जाओगे 7 फेरे लकड़ी के, लकड़ी कौन सी? आम की, कस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। जब लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी, कस्टम में जाना पड़ेगा या केस लॉ में जाना पड़ेगा, यूजुअल इंटरप्रिटेशन। दूसरा डॉक्ट्राइनल, डॉक्ट्राइनल में एक होता है ग्रामेटिकल, एक होता है लॉजिकल। ग्रामेटिकल में ना आप मदद लेते हो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच की, मे, शैल, एंड, और, इन सब की, ये है ग्रामेटिकल। और लॉजिकल में आप अगेन सेक्शन से बाहर जाके लॉजिक्स लगाओगे, तब इंटरप्रिटेशन करोगे। आपको इंटेंट देखना पड़ेगा लॉ मेकर का, तो आपको शब्दों से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सर नहीं समझ में आ रहा, जो लॉ में लिखा है उससे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उससे एक बढ़िया इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू गो बियॉन्ड द वर्ड्स। और इस चेक मतलब लॉ मेकर का इंटेंट आपको समझना पड़ेगा। लॉजिकल ग्रामेटिकल डॉक्ट्राइनल का पार्ट है, लीगल का पार्ट है ऑथेंटिक और साथ में यूजुअल, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आते हैं भाई फिट्जराल्ड में। फिट्जराल्ड ने पता है क्या बोला? सबसे पहला इंटरप्रिटेशन लिटरल। पिछले कुछ अटेम्प्ट से दबा के पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, लिटरल। आइए बात करते हैं इसकी। सर लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? लिटरल जो है बेटा ये प्राइमरी रूल है। अगर लॉ, लिटरल का मतलब क्या है? जैसा लिखा है वैसा समझो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लॉ की लैंग्वेज प्लेन है, मीनिंग एकदम क्लियर है, तो सर क्यों लॉ से बाहर जाओगे? when you have plain words when you have plain words capable of only one interpretation, no explanation to them is required. अगर वर्ड्स प्लेन है, बिल्कुल क्लियर इंटरप्रिटेशन आ रहा है, क्यों आप एक्ट से बाहर जाओगे? एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपोसिटर नॉन इंडिजेट, व्हेन यू हैव प्लेन वर्ड्स, बिल्कुल प्लेन वर्ड है सर, समझ में आ रहा है, तो क्यों जाओगे आप बाहर? अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, कई बार ना जब आप लॉ को समझते हैं तो कई तरह की मीनिंग्स आती हैं। अब जैसे मीनिंग फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आप समझ रहे हैं, मान लो तेंदु पत्ता है, जीएसटी आप पढ़ रहे हो, तेंदु लीव आ गया, तेंदु लीव। अब तेंदु लीव की दो मीनिंग हो सकती है, एक नेचुरल मीनिंग, एक डिक्शनरी मीनिंग। एक बात ध्यान रखना, अगर नेचुरल मीनिंग क्लियर है ना, तो कोर्ट नेचुरल मीनिंग लगाएगा।
बेटा नेचुरल नेचुरल मीनिंग आपको लगानी जरूरी है। कोई हाइपोथेटिकल अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते आप। अगर नेचुरल मीनिंग क्लियर है, केस लॉ भी है इसका, राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर। अगर ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है तो कोर्ट ऑर्डिनरी मीनिंग को ही रिफर करेगा, नेचुरल मीनिंग को ही, डिक्शनरी मीनिंग नहीं मानेगा सर, टेक्निकल मीनिंग नहीं मानेगा। अगर तेंदु पत्ते की ऑर्डिनरी मीनिंग दी गई है, नेचुरल मीनिंग दी गई है, नेचुरल ऑर्डिनरी का मतलब है जिस मीनिंग से आप उसे नॉर्मल कोर्स में, व्यापार में या नॉर्मल जीवन में मानते हैं, वो नेचुरल मीनिंग है। अगर नेचुरल मीनिंग दी गई है तो आप नेचुरल मीनिंग दीजिए, ना कि टेक्निकल मीनिंग। राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स कमिश्नर। ठीक है, हाँ इतनी बात ध्यान रखना, अगर ऑर्डिनरी मीनिंग एक्ट के अगेंस्ट जा रही है, एक्ट के अगेंस्ट, तब ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं मानेंगे। सर कितनी भी ऑर्डिनरी मीनिंग हो, एक्ट को ओवरराइड थोड़ी कर देगी सर, ठीक है ना। चलिए एक बात और, चिप्स पढ़ रहे हैं आप, आईटी एक्ट पढ़ रहे हो, चिप वर्ड आ गया, चिप्स। तो चिप्स का मतलब ये थोड़ी मानोगे, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। चिप्स का मतलब बेटा अगर टेक्निकल वर्ड है, किसी पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर टेक्निकल मीनिंग देंगे। नॉर्मली अपन देते हैं ऑर्डिनरी मीनिंग, जनरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, लेकिन वर्ड अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर है तो टेक्निकल मीनिंग देनी पड़ेगी एज पर द ट्रेड, एज पर द ट्रेड। और आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट, अगर एक वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन है, नैरो और वाइडर। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है डायरेक्टर इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वोट नहीं कर सकता। अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो वोट नहीं कर सकता। अब इंटरेस्ट के दो मतलब है, या तो मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी, या फिर दोनों। अब मॉनिटरी मतलब पैसे का इंटरेस्ट, नॉन मॉनिटरी मतलब बिना पैसे का। अब ये इंटरप्रिटेशन लोगे तो नैरो इंटरप्रिटेशन है, कोई भी एक लोग है ना इसमें नैरो है, दोनों लोगे तो ब्रॉडर है। अगर एक नैरो है और एक ब्रॉडर है, सबसे पहले नैरो लगाना, नैरो। अगर नैरो इंटरप्रिटेशन फेल कर जाए तो फिर ब्रॉडर लगाना। तो अगर एक वर्ड के दो इंटरप्रिटेशन है, अगर नैरो फेल करे ना तब ब्रॉडर लगाना, ठीक है। तो कुल मिला के 7-8 बातें। पहली बात, प्राइमरी रूल है, कब लगाना है, जब लैंग्वेज क्लियर है, एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सपोसिटा और नॉन इंडिजेंट। ऑर्डिनरी मीनिंग देंगे आप, आपको नेचुरल मीनिंग देनी है सर, आपको हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल मीनिंग देने की जरूरत नहीं है, इफ द ऑर्डिनरी मीनिंग इज क्लियर। राम अवतार वाला केस, बस एक बात ध्यान रखना, अगर ऑर्डिनरी मीनिंग एक्ट के अगेंस्ट है तो फिर ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं देंगे आप, ठीक है ना। टेक्निकल मीनिंग दीजिए एज पर द ट्रेड, और अगर इंटरप्रिटेशन चुनना पड़े नैरो और वाइडर, तो नैरो फेल करेगा तो वाइडर लगाना, ठीक। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे, जल्दी जल्दी देखो फटाफट से। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसके दो नाम है, रीजनेबल भी है, फंक्शनल भी है। एक बात बताओ यार, सेक्शन 105 प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं सकता, डाउट हो गया, क्या लिख के ओपिनियन दे सकता है? क्या लिख कर ओपिनियन दे सकता है? डाउट बन गया सर। आपको पता है ये लैंग्वेज क्लियर नहीं है लॉ की, नहीं है क्लियर। जब लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी ना तो लिटरल रूल नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे फंक्शनल रूल। सर लिटरल पता है कब लगाते हैं? जब लैंग्वेज क्लियर है। अब प्रॉक्सी बोल नहीं सकता तो लिख के देगा या नहीं? लिटरल के हिसाब से दे सकता है, लेकिन लिटरल रूल क्यों लगाएंगे सर? जब जब लैंग्वेज एब्सर्ड होगी तो फंक्शनल लगाएंगे, और फंक्शनल में शब्दों के हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं होता। फंक्शनल में आप लॉ मेकर का इंटेंट देखते हैं। लॉ मेकर का इंटेंट क्या है? प्रॉक्सी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब एज पर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ना तो प्रॉक्सी बोल सकता है, ना राइटिंग ओपिनियन दे सकता है। ये लिखा नहीं है, ये मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉ की लैंग्वेज एब्सर्ड है, और एब्सर्ड लैंग्वेज में लॉ, आप इंटेंट ऑफ लॉ मेकर देखते हैं, ठीक है ना। ये इंटरप्रिटेशन कब लगेगा सर? सुनना, ये इंटरप्रिटेशन तब लगेगा जब प्लेन मीनिंग, फेयर कंस्ट्रक्शन नहीं होंगी, जब ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरप्रिटेशन से सिर्फ एब्सर्डनेस मिलेगी और कुछ नहीं। तो सर वहां पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? वहां पर आपको लगता है अगर दो इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं तो आप इंटरप्रिटेशन करिए एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, लॉ मेकर क्या कहना चाहता है उसे प्रेफर करिए। तो ध्यान रखना, अगर प्लेन मीनिंग,
फेयर कंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करके सिर्फ एब्सर्डनेस मिलने वाली है। दो कंस्ट्रक्शन है तो इंटरप्रिटेशन करिए एज पर द ऑब्जेक्ट। इसमें भी दो पॉइंट दिए गए। पहली बात, सर प्रॉक्सी बोल नहीं सकता, लिखकर बोलेगा या नहीं, लिखकर ओपिनियन देगा या नहीं, ये तो पता नहीं। तो सर अपने को देनी पड़ेगी एक सेंसिबल मीनिंग। सेंसिबल मीनिंग क्या है? पुट रेस्ट मेजिस वैलियट क्वम पेरियट। साथ में ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन अगर एब्सर्डनेस क्रिएट करेगी, मैं ऊपर भी कह रहा हूं आपसे सेम पॉइंट, तो आप शब्दों से दूरी बना लो और इंटरप्रिटेशन करिए इस तरीके से कि एब्सर्डनेस को अवॉइड करिए। तो वेनेवर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज क्रिएटिंग एब्सर्डनेस, तो शब्दों से दूरी बनाइए, लॉ मेकर का ऑब्जेक्ट और इंटेंट देखिए और इंटेंट देखकर इंटरप्रिटेशन करिए। ठीक है ना? चलिए, हाँ पूरा प्लान है, ऑडिट आने दो, फिर ऑडिट पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होगा एज पर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट, बार बार यही बात लिखी है, एज पर पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैं नहीं डरता इंटरप्रिटेशन से, अच्छी बात है, डरना भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तीसरा इंटरप्रिटेशन, लिटरल हो गया, फंक्शनल हो गया, हार्मोनियस। जब सेक्शंस की लड़ाई होगी ना, तो आपका काम किसी को जिताने या हराने का नहीं है, आपका काम है हार्मोनी मेंटेन करने का। हमारा ये इंटेंट है कि सर हर प्रोविजन को इज्जत मिले, हर प्रोविजन को ढंग से इंटरप्रेट किया जाए, कोई जीते और कोई हारे, ये हमारा इंटेंट नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर प्रोविजंस में कॉन्ट्रडिक्शन है, लड़ रहे हैं आपस में, तो दोनों को मनाओ, दोनों को समझाओ, दोनों को साथ लेकर चलो। लेकिन वो बेशरम है, वो तब भी सर फोड़ रहा है एक दूसरे का, आपको ही मार दे तमाचा तब। सर अगर लड़ाई ना सुलझे, लड़ाई सुलझाना हमारा काम, लड़ाई सुलझाने का है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है सर, रियल कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई सुलझाइए। लेकिन लड़ाई ना सुलझे तो क्या करें सर? ना सुलझे तो क्या करें? स्पेशल रूल विल ओवरराइड जनरल रूल, स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड जनरल रूल, जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। अगर कोई जनरल रूल स्पेशल रूल कंसेप्ट ही नहीं है, तो जिस प्रोविजन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है वो दूसरे को निपटा देगा, शैल ओवरराइड। या जिस प्रोविजन में सब्जेक्ट तो लिखा है उसे दूसरा निपटा देगा, शैल बी ओवररिडन। लेकिन किसी प्रोविजन में ना तो सब्जेक्ट तो लिखा है, ना ही नॉट विद स्टैंडिंग, तो जो प्रोविजन बाद में आया है या बाद में अमेंड हुआ है, वो पहले वाले को निपटा देगा। और अगर दोनों 1 जुलाई 2020 को आए हैं, तो एक्ट में जो बाद में लिखा है वो दूसरे को निपटा देगा, सेक्शन 110 43 को निपटा देगा। तो स्पेसिफिक रूल जनरल को निपटाएगा, नहीं तो नॉट विद स्टैंडिंग दूसरे को निपटाएगा। जिसमें सब्जेक्ट तो लिखा है उसको दूसरा निपटाएगा, और दोनों में कुछ नहीं लिखा है, दोनों में दोनों लिखा हुआ है, तो जो बाद में आया है वो पहले वाले को निपटाएगा। नहीं तो दोनों अगर साथ में आए, इनेक्टेड टुगेदर, तो जो बाद में लिखा है एक्ट में वो पहले वाले को निपटाएगा। ठीक है? नॉट विद स्टैंडिंग, जिस प्रोविजन नॉट विद स्टैंडिंग लिखा है ना, वो दूसरे को निपटा देगा, शैल ओवरराइड अदर प्रोविजन। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कंपनी एक्ट सेक्शन 6, एक्ट ही प्रिवेल करेगा, नॉट विद स्टैंडिंग भले ही कुछ भी लिखा हो, मार मतलब एम से मेमोरेंडम, आर्टिकल, एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, कुछ भी लिखा हो, एक्ट ही जीतेगा। जिस प्रोविजन में नॉट विद स्टैंडिंग लिखा होता है उसे कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। अगर प्लेन प्रोविजन और नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज के बीच में लड़ाई हो गई, जीतेगा नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, जीतेगा नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। तो जिस प्रोविजन नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ वो है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, जीतेगा नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। एग्जाम्पल जरूर लिखना एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? सब्जेक्ट टू, सर जब आप नाम चेंज करते हैं ना सेक्शन 13 में, तो वहां एक बात लिखी है कि कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है नाम चेंज, बट subject to the provisions contained in 4 subsection 2 and 4 subsection 3 company can change its name। कंपनी सेक्शन 13 में नाम तो चेंज कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू 4 subsection 2 4 subsection 3
आपको पता है 13 अपने आप को दिल बन गया, ये क्या हो रहा है भाई? 13 अपने आप को सरेंडर कर चुका है सबसेक्शन 2 के आगे। जिस प्रोविजन में सब्जेक्ट तो लिखा है उसे दूसरा वाला निपटा देगा, दूसरा वाला उसको निपटा देगा सर। अगर सबसेक्शन 2 के लिए सब्जेक्ट तो लिखा है ना, तो सबसेक्शन 2 इसको निपटा देगा 13 को। ये हारने वाला सेक्शन है, लूजिंग, और नॉट स्टैंडिंग विनिंग सेक्शन है, विनिंग, ये लूजिंग सेक्शन है। कहता है जो सब्जेक्ट तो यूज कर रहा है दैट इज सबसर्विएंट टू अनदर, ये वर्ड जरूर याद रखिए, एग्जाम में लिख के आना। जिस प्रोविजन में लिखा है सब्जेक्ट टू दिस इज सबसर्विएंट टू अनदर, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा इसको निपटा देगा। ये कभी भी दूसरे की बेइज्जती नहीं कर सकता, ये निर्भर है दूसरे के ऊपर। सेक्शन 13 में जब भी नाम चेंज करोगे इनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी आपको, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 की, 4 की, ठीक है ना। एक और है विदाउट प्रेजुडाइस, आप 447 पढ़िए ना कभी, बेयर एक्ट, उसमें लिखा हुआ है विदाउट प्रेजुडाइस टू एनी एक्शन। विदाउट प्रेजुडाइस पता है क्या बोलता है? वो कहता है यार तू दूसरे को निपटा रहा है, यहां दूसरा तुझे निपटा रहा है। ये पता है क्या बोलता है? ना मैं उसको निपटाऊंगा ना वो मुझे निपटाएगा, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, तू भी लग मैं भी लगूंगा। ये सेक्शन लगता है इन एडिशन नॉट इन डिरोगेशन। कहता है सर ये ना दूसरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा सर, ना ही दूसरे प्रोविजंस की जनरलिटी कट करेगा। 447 कह रहा है तुम भी लगो मैं भी लगूंगा। ऑडिटर 147 के अंदर भी लायबल है, 447 के अंदर भी लायबल है। 447 के अंदर लायबल होने से 147 की लायबिलिटी खत्म नहीं होती। ये प्रोविजन इन एडिशन लगता है सर, नॉट इन डिरोगेशन लगेगा। एग्जाम्पल 447 दिया हुआ है, ठीक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एंड और देखो भैया, एंड जनरली है कंजंक्टिव। कंजंक्टिव मतलब होता है ये वर्ड्स को कॉन्जॉइन मतलब जोड़ेगा, जोड़ेगा मतलब इन एडिशन टू द प्रीसीडिंग वर्ड्स। अगर बीच में एंड लिखा है तो इन दोनों को जोड़ देगा। तो जब भी एंड लिखा है तो ये इन एडिशन टू द प्रीसीडिंग वर्ड्स, इन एडिशन, एंड, कंजंक्टिव वर्ड। एग्जाम्पल लिख दो, कंपनी फाइल करेगी एआर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंजंक्टिव है, दोनों फाइल करना पड़ेगा बोथ। स्मॉल कंपनी में एंड लिखा है, दोनों कैपिटल टर्नओवर दोनों पूरी करनी पड़ेंगी। कभी कभी ना एंड को और माना जाता है, और जब एंड को और मानेंगे तो उसे कंजंक्टिव नहीं डिसजंक्टिव मानेंगे। सर अगर सर एंड को और कब मानेंगे? एंड को और तब मानेंगे जब लॉ मेकर का इंटेंट ऐसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ डिफॉल्ट प्रमोटर डायरेक्टर एंड ऑफिसर, एंड लिखा है भाई, तो अब आप बोलोगे तीनों लायबल है, प्रमोटर भी लायबल है, डायरेक्टर भी लायबल है, ऑफिसर भी लायबल है। आगे क्या लिखा है? एंड के आगे, ऑफिसर के आगे, जिसने डिफॉल्ट किया है वो लायबल होगा, और नीचे सिर्फ प्रमोटर ने डिफॉल्ट किया है। आप बताइए तीनों लायबल होंगे? अरे जब लॉ में लिख दिया हूसोएवर हैज कमिटेड, जो करेगा वही लायबल है, सिर्फ प्रमोटर लायबल है। जबकि लिखा है प्रमोटर कॉमा डायरेक्टर एंड ऑफिसर, जब एंड लिखा है लेकिन तब भी तीनों लायबल नहीं है। लायबल सिर्फ कौन है? प्रमोटर। तो यहां एंड को एंड नहीं मान रहे लाला, हम एंड को मान रहे हैं और, एंड को मान रहे हैं और। तो जब लॉ मेकर ऐसा बोलेगा ना तो फिर एंड को एंड नहीं और मानेंगे। केस चिपका देना, म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस बिशन दस नाथुमल, एक ऐसा केस है, दोनों में चिपका सकते हो। दोनों में कैसे बताता हूं आपको, ठीक। जनरली और डिसजंक्टिव पार्टिकल है। डिसजंक्टिव मतलब एंड ना एक एडिशनल फोर्स लेकर आता है, एंड, और लेकर आता है ऑल्टरनेटिव फोर्स। फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट के केस में ऑफिसर विल बी लायबल, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, डिसजंक्टिव है, और लिखा है मतलब इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सेम कंसेप्ट, और को कई बार एंड मानते हैं।
और जब और को एंड मान लेंगे तो डिसजंक्टिव नहीं कंजंक्टिव बन जाएगा। सर और को एंड क्यों मानेंगे? सेम कंसेप्ट, जब लॉ मेकर का इंटेंट होगा। और मैं तो कह रहा हूं सेम केस म्युनिसिपल काउंसिल वर्सेस बिशन दास नाथुमल, यहां भी सेम केस, दोनों में सेम केस चिपका सकते हो। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं सर इनको क्रैक करने का, एंड और को। सबसे पहले जनरल रूल लिखिए, उसका एग्जाम्पल लिखिए एग्जाम में, फिर एक्सेप्शन लिखिए कि एंड को और मानेंगे, केस लिख दो बिशन दास नाथुमल वाला, और फिर उसका एग्जाम्पल। जनरल रूल एग्जाम्पल, एक्सेप्शन एग्जाम्पल, जनरल रूल एग्जाम्पल, एक्सेप्शन एग्जाम्पल। अब एंड को और को एंड कब मानेंगे? और को इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी, डायरेक्टर प्रमोटर और ऑफिसर, और लिखा है मतलब एक ही लायबल होगा, बट आगे पता है क्या लिखा है? ऑल विल बी लायबल। लो भैया, यहां और लिखा है लेकिन यहां ऑल लिख दिया, और मतलब तीनों लायबल होंगे। अगर तीनों लायबल होंगे तो और थोड़ी माना जाएगा, एंड माना जाएगा। तो जब लॉ मेकर का इंटेंट बोलेगा, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, तो फिर और को एंड मानेंगे, फिर कंजंक्टिव पार्टिकल लेकर आएगा। ठीक है ना? सेम केस शैल में के अंदर, सेम केस शैल जनरली कंपल्सरी फोर्स लेकर आएगा। एग्जाम्पल, कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेगी, मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। सेम कहानी, कई बार शैल को शैल नहीं में मानेंगे, और जब शैल में बन जाएगा तो डिस्क्रिशनरी फोर्स कहलाएगा। सर शैल को में, सेम पॉइंट, शैल को में कब मानेंगे? इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर। बेस्ट एग्जांपल, C&AG शैल विद इन 60 डेज ऑर्डर, राइट है सप्लीमेंट्री ऑडिट को ऑर्डर करने का। अब आपको लगेगा शैल लिखा है तो C&AG सप्लीमेंट्री ऑडिट को ऑर्डर करेगी ही करेगी, ऐसा नहीं है सर। आगे क्या लिखा है वो तो पढ़ो। C&AG शैल हैव अ राइट, राइट है सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर करने का, राइट है, भले ही शैल लिखा है लेकिन राइट है ना ऑडिटर करने का, राइट। तो यहां शैल को शैल नहीं में मानेंगे, और जब शैल को में मानेंगे तो फिर वो कंपल्सरी फोर्स नहीं डिस्क्रिशनरी फोर्स कहलाएगी। ठीक है ना? सेम वैसे ही में जनरली वॉलेंटरी फोर्स है। सेक्शन 100 के अंदर मेंबर ईजीएम बुला सकते हैं, वॉलेंटरी है, लेकिन कभी कभी मे को शैल मानते हैं बेटा, और जब मे को शैल, सेम कहानी, मे को शैल मानेंगे तो मैंडेटरी फोर्स होगी। सर मे को शैल कब मानेंगे? ये सुनिएगा, मे को शैल कब मानेंगे? मे को शैल मानेंगे सबसे पहली बात जब लॉ मेकर का इंटेंट बोलेगा। बेस्ट एग्जांपल, सेक्शन 3, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब आप बोलोगे लॉफुल पर्पस के आगे मे लिखा है यार, मतलब अनलॉफुल के लिए भी बन सकती है। सर ये कह रहा है कंपनी बन सकती है, अगर बनेगी तो लॉफुल पर्पस के लिए। यहां मे को मे नहीं शैल मानेंगे। तो कहता है सर जब भी ध्यान रखना, लॉ मेकर का इंटेंट देख लेना, मे को शैल मान लेते हैं। और एक बात और भी है सर, अगर मे के साथ कंडीशन लिखी है ना कि कंडीशन पूरी करनी ही पड़ेगी, तो फिर मे को मे नहीं मानते, शैल मानते हैं। और दूसरी बात, लिखा हुआ है पुलिस मे यूज लाठी चार्ज इन केस ऑफ वायलेंस, तो पुलिस मे यूज लाठी चार्ज, तो उस केस में पुलिस शैल यूज लाठी चार्ज अगर सही में वायलेंस हो गया तो। अगर आपने कोई अधिकार दिया है पब्लिक अथॉरिटी को, जरूरत पड़ने पर वो मे क्या बन जाना चाहिए? शैल। दो तीन केस में मे शैल बनेगा, जब लॉ मेकर का इंटेंट होगा तब, पहला कंडीशन लगाई गई फुलफिल होनी चाहिए तब, और अथॉरिटी को आपने पार दिया है तब मे को मे नहीं शैल मानेंगे। चलो भाई अब चलते हैं आगे। एडजस्टम जनरस, ये क्या बोलता है देखिए, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, फोड़ दो एग्जाम। कैट डॉग एंड अदर एनिमल, कैट डॉग स्पेसिफिक वर्ड है, पहले लिखा है, कैटेगरी बना रहा है पेट एनिमल्स। अदर एनिमल बाद में लिखा है, जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड है सर। बाद वाले वर्ड का इंटरप्रिटेशन पहले वाले वर्ड के हिसाब से होगा। अदर एनिमल्स में अदर एनिमल्स को कैटेगरी के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। अगर प्रीसीडिंग वर्ड कैटेगरी बनाते हैं तो बाद वाले वर्ड उस कैटेगरी को ही फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। अदर एनिमल में काऊ रैबिट हॉर्स आएगा, लायन टाइगर राइनो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना?
स्नाइपर, पिस्टल, राइफल, थिंग्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, कैटेगरी बना रहे हैं, तो बाद वाले वर्ड इसी को फॉलो करेंगे। तो पिस्टल टैंक आएगा, फुटबॉल नहीं आएगी। ठीक, अब सुनिए, कहता है सर एजोजम जेनरिस का मतलब है ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पेशीज, सेम प्रजाति के। अगर स्टैट्यूट के अंदर स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक, वो एक कैटेगरी बनाते हैं, जनरल वर्ड भी है, और लॉ मेकर ने कुछ नहीं कहा, तो कहता है सर ध्यान रखिए, जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करेंगे, जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करेंगे, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन है। एक बात बताइए, अगर स्पेसिफिक वर्ड में लिखा है कीबोर्ड, स्पेक्स, बॉटल, फुटबॉल, स्पेसिफिक वर्ड्स डाइवर्सिफाइड इन नेचर, क्या वो कैटेगरी बना रहे हैं? नहीं। अगर कैटेगरी ही नहीं बना रहे तो क्या एडजस्टेड जनरस लगेगा? नहीं लगेगा सर। अब मान लो नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक, लस्सी, बटर मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सॉलिड ड्रिंक, जितनी नॉन एल्कोहलिक है सारी ड्रिंक लिख दी, सारी लिख दी। उसके आगे लिखा है एंड अदर ड्रिंक्स। अब एक बात बताओ, जितनी भी ड्रिंक थी नॉन एल्कोहलिक, पूरी कैटेगरी एग्जॉस्ट कर दिया आपने। अदर ड्रिंक में अब क्या आएगा? एल्कोहलिक ही तो आएगी। तो क्या अदर ड्रिंक पहले वाले वर्ड को फॉलो कर रही है? नहीं। तो अगर पहले वाले वर्ड इतने सारे हैं कि कैटेगरी ही एग्जॉस्ट हो चुकी है भाई, तो फिर बाद वाले वर्ड पहले वाले को फॉलो नहीं करते। और तीसरा, अगर प्रीसीडिंग वर्ड जनरल है, जनरल मीन्स मैंने क्या बोला आपको, जनरल वर्ड बाद में होते हैं ना, तो पहले वाले को फॉलो करते हैं। अगर जनरल वर्ड पहले लिखा होगा ना, तो पहले वाले वर्ड कभी बाद वाले को फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा बाद वाले पहले वाले को फॉलो करेंगे। पहले वाला बाद वाले को फॉलो नहीं करता, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। और चौथा, अगर लॉ मेकर का इंटेंट है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सेक्रेटरी, अदर सच पर्सन, है ना, और नीचे लिखा है सच पर्सन विल नॉट इंक्लूड सीईओ और सीएफओ। आपने 3 वर्ड पढ़े, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, सेक्रेटरी, आपको पता लग गया कैटेगरी बना रहा है। कैटेगरी कैसी? केएमपी। भाई अदर सच पर्सन मतलब केएमपी, लेकिन लॉ ने खुद नीचे एक्सेप्शन लिख दिया कि अदर सच पर्सन में ना सीईओ आएगा ना सीएफओ आएगा, नहीं आएगा। तो सर अगर सीईओ सीएफओ नहीं आएगा और लॉ कह रहा है ऐसा, तो फिर सर ये जो अदर सच पर्सन है ना, ये इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि केएमपी में ये दोनों आते हैं, बट लॉ ने बाहर कर दिया तो सर ये दोनों नहीं आएंगे। तो अगर लॉ जब बोलेगा तो ये नियम नहीं लगेगा। तो 4 केस में नहीं लगता, है ना। कैटेगरी नहीं बनाई तब, डाइवर्सिफाइड इन नेचर है, एग्जॉस्ट कर दी कैटेगरी तब, बाद वाला वर्ड पहले को फॉलो करता है, पहले वाला कभी बाद वाले को फॉलो नहीं करेगा, और लॉ मेकर बोलेगा तब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड फ्लावर। जब प्लांट एंड मशीनरी अपन पढ़ते हैं, अपन ने दिमाग में अलग पिक्चर बनती है। प्लांट एंड फ्लावर पढ़ते हैं, अलग पिक्चर बनती है। एक्चुअली प्लांट की 2 मीनिंग है, 2 मीनिंग है। तो प्लांट की मीनिंग पता है अपन कहां से लेते हैं? 7 वाले वर्ड के हिसाब से। जब प्लांट मशीनरी के साथ दिखा जाएगा तो माइंड पिक्चर अलग बनेगी, इंटरप्रिटेशन अलग होगा। जब प्लांट फ्लावर के साथ देखोगे तो पिक्चर अलग बनेगी, इंटरप्रिटेशन अलग होगा। कहता है जब 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 वर्ड्स की एनालिगस मीनिंग है, उनको जोड़ा जाएगा, तो आप दोनों को एक साथ समझेंगे। वन विल डिराइव कलर फ्रॉम द अदर। जो जनरल वर्ड है इट विल बी कंसीडर्ड लेस जनरल। एडजस्टेड जनरस और यहां पता है क्या फर्क है? एडजस्टेड जनरस में बाद वाला पहले वाले को फॉलो करता है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां देख लो, पहले वाला बाद वाले को कर रहा है, चाहे बाद वाला पहले वाले को करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और वहां ना कैटेगरी बनती है, कैटेगरी वाला फंडा नहीं है। कहां पे? यहां नो सेट्रेस वाइज के अंदर। ठीक, एग्जाम्पल एक केस लॉ भी है। अब एक बात बताओ, केस लॉ में क्या लिखा है? मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस, फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर और सिरप। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि फ्रूट जूस में कौन सा फ्रूट जूस आएगा? मतलब 2 होते हैं, एक तो फ्रेश और दूसरा कैंड मतलब डब्बे वाला रियल। तो आपने क्या, डाउट बन गया है तो
तो भैया साथ वाले वर्ड को देख लो ना, बॉटल्ड वाटर, सिरप। तो जब साथ वाले वर्ड को पढ़ा तो अपने को समझ में आ गया कि यहाँ कैंड फ्रूट जूस की बात हो रही है, फ्रेश फ्रूट जूस की बात नहीं हो रही। तो फ्रूट जूस में कैंड की बात हो रही है, फ्रेश की बात नहीं हो रही। सेवॉय होटल्स वाला केस, कमिश्नर वर्सेस सेवॉय होटल्स, तो साथ वाले वर्ड के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोसिटियो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना पुराना है, आज भी पढ़ते और समझते हैं आप। आज बैठ के अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंटरप्रिटेशन करोगे आज के दौर के हिसाब से, कभी नहीं कर पाओगे। आप 1 मिनट में क्या बोलोगे, अरे ईमेल कर दे यार। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या चल रहा है, मैंने तुझको ऑफर दिया, तूने मुझको ऑफर दिया, हम दोनों को नहीं पता कि हम दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, वाओ नाइस, क्रॉस ऑफर्स। पागल हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझने के लिए आपको अपने आप को 1872 में ले जाना पड़ेगा। और 1872 में क्या हालात थे, उस हालात में अपने आप को रखकर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोसिटियो, सर कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोसिटियो ना, ये लगता है पुराने कानून के ऊपर, एंशिएंट स्टैट्यूट के ऊपर, जो विच आर नॉट कंपैरेटिवली मॉडर्न, विच आर नॉट कंपैरेटिवली मॉडर्न। कहता है उस लॉ को समझने के लिए आपको उसे ऐसे समझना पड़ेगा, जब उसे लॉ बनाया गया था ना, एट द टाइम व्हेन द लॉ वाज पास्ड, उस टाइम जैसे इंटरप्रिटेशन करते होंगे वैसे इंटरप्रिटेशन आपको आज करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अगर कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोसिटियो का, आपको 2 लैटिन टर्म्स लिखने पड़ेंगे, चाहे कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो से आए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं यूसेज, और चाहे यूसेज से आए। एक्सटर्नल एड में आपको 2 लैटिन टर्म्स लिखने ही पड़ेंगे। कौन सा? पहला लैटिन टर्म है ये वाला, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटियो एस्ट ऑप्टिमा एल फोर्टिसिनिया इल्लीजे। Contemporaneous exposition is the best and strongest in law, और ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस एस कॉन्स्टिट्यूट, मतलब कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। ये 2 घोंट के पी लो भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों को घोंट के पी जाओ, क्योंकि यूसेज में दोनों, ये दोनों दोनों यहां कॉन्टेम्पोरेरी आया तब भी लगाओ, यूसेज आया तब भी लगाओ, ये दोनों लैटिन टर्म्स। ठीक। अब आते हैं नाला इंटरनल एड में। पहले इंटरनल एड, अगेन इंपॉर्टेंट, प्रीएम्बल। देखो ऐसा है सर, ऐसा है कि शॉर्ट टाइटल के अंदर ना सिर्फ एक्ट का नाम होता है, लॉन्ग टाइटल में नाम और डिस्क्रिप्शन दोनों होता है लॉन्ग टाइटल में, लेकिन प्रीएम्बल में ऑब्जेक्ट, स्कोप और पर्पस तीनों होते हैं। कभी भी आपको एक्ट के अंदर कंफ्यूजन हो, प्रीएम्बल रेफर कर लो। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हुए सेक्शन 5 में आपको डाउट हुआ कि क्या एक पार्टी क्रिश्चियन है और अगर एक हिंदू है तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा? तो आपने क्या किया, हिंदू मैरिज एक्ट का प्रीएम्बल खोल लिया। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा था? हिंदू मैरिज एक्ट तब लगेगा, प्रीएम्बल में क्या लिखा था, जब शादी होगी हिंदूज के बीच में। हिंदूज मतलब दोनों पार्टी हिंदू होनी चाहिए। जैसे आपने प्रीएम्बल पढ़ा, आपको क्लियरिटी मिल गई कि भैया शादी अगर 2 हिंदुओं के बीच में होगी तभी हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। तो जब कभी भी आपको डाउट हो, आप प्रीएम्बल रेफर करिए। गुल्ली पोली सवरिया राज वर्सेस बंडारू भवानी, ये जो मैंने आपको बताया ना हिंदू मैरिज एक्ट वाला, वो ये वाला केस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डाउट के केस में प्रीएम्बल रेफर तो कर सकते हो, प्रीएम्बल रेफर, लेकिन प्रीएम्बल कभी भी सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेगा। काशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इन केस ऑफ डाउट यू कैन रेफर द प्रीएम्बल, बट प्रीएम्बल कभी भी इसको ओवरराइड नहीं करेगा, प्रोविजंस को। आप आगे पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, जीतता हमेशा सेक्शन ही है, जो भी लड़ेगा सेक्शन से जीतेगा सेक्शन ही। तो प्रीएम्बल भी सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकता, जीतेगा सेक्शन ही। ठीक। सर कई सारे सेक्शंस को ना इकट्ठा करके अपन चैप्टर का फॉर्म देते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं ना आप, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर ही तो है, और उस चैप्टर को एक हेडिंग दे देते हैं अपन। कभी भी आपको डाउट हो, हेडिंग रेफर करो, लेकिन कभी भी हेडिंग सेक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकती। सेम सेम हर जगह सेम चलेगा।
डाउट के केस में रेफर करो बट ओवरराइड नहीं कर सकती। प्रीएम्बल में भी यही है, चैप्टर में भी यही है। अरे सर, सेक्शन की जो हेडिंग होती है ना, वो ऊपर नहीं लिखी होती। बेरेक में कभी भी देखना आप, सेक्शन की हेडिंग लिखी होती है मार्जिन में। तो मार्जिन में लिखी होती है इसलिए इसे कहते हैं मार्जिनल नोट्स। ये सेक्शन की हेडिंग होती है। दो दो बातें हैं, हेडिंग को आप रेफर कर सकते हो, प्रीएम्बल भी आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल नोट्स को जनरली रेफर नहीं कर सकते। केस सीआईटी वर्सेस अहमद भाई उमर भाई, एक्सेप्शन के केस में नोट्स कैन बी रिफर्ड। सरबजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जनरली यू कैन नॉट रेफर, एक्सेप्शनली यू कैन रेफर। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोविजो। प्रोविजो सर एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। प्रोविजो आपके सेक्शन का ही पार्ट है, इसलिए इंटरनल एड कहलाता है। प्रोविजो की शुरुआत होगी प्रोवाइडेड दैट से। जब प्रोविजो लगेगा ना तो जनरल रूल नहीं लगेगा। और एक बात ध्यान रखना, प्रीएम्बल कब रेफर करते हैं? जब डाउट होगा। चैप्टर की हेडिंग कब रेफर करते हैं? जब डाउट होगा। कहता है डाउट हो या ना हो, प्रोविजो तो रेफर करना ही पड़ेगा। एम्बिगियस हो या ना हो, यू हैव टू रेफर द प्रोविजो। और भैया, प्रोविजो का दायरा प्रोविजन तक सीमित है। जिस बात की बात प्रोविजन कर रहा है उसी की बात प्रोविजो करेगा। राम नारायण सन्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स। 6 बातें हैं। एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, सेक्शन का पार्ट है, शुरुआत होगी प्रोवाइडेड दैट से, जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे लैंग्वेज एम्बिगियस हो या नहीं, प्रोविजो रेफर करेंगे। और जो प्रोविजो का दायरा है वो प्रोविजन तक सीमित होगा। चलिए, बढ़िया जी, अब चले आगे। बच्चों, आप कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेयरक पढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें कई सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। ए ने बी को ऑफर दिया है ना, काउंटर ऑफर, ये सब कुछ दिया हुआ है वहां पे, एक्ट में, बेयर एक्ट में दिया है। इलस्ट्रेशन स्टैट्यूट का ही पार्ट है। कभी एक्ट समझने में दिक्कत होगी ना तो इलस्ट्रेशन रेफर कर सकते हो, लेकिन इलस्ट्रेशन कभी भी सेक्शन का जो एम्बिड होता है, एम्बिड मतलब होता है स्कोप, ना तो एक्सपेंड करेगा, ना तो बढ़ाएगा, ना कम करेगा। देखो, इलस्ट्रेशन में इतनी ताकत नहीं है सर कि सेक्शन को हिला सके। तो सेक्शन का स्कोप ना तो कम करेगा ना बढ़ाएगा। और कभी भी झगड़ा होगा तो जीतेगा सेक्शन ही, वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है, जीतता सेक्शन ही। ठीक। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में बात करिए। आप एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो डेफिनेशन में नहीं दिया, वो नीचे दिया एक्सप्लेनेशन में। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं इसमें क्लैरिटी नहीं होती, उसके लिए अपन क्या रेफर करते हैं? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, अगर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से आया, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में ये केस का नाम जरूर छापना भाई, क्योंकि केस ही सब कुछ है। सुंदरम पिल्लई वर्सेस पटाभी रमन। एक बात बताओ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्यों डिफाइन की, क्यों बताया गया एक्सप्लेनेशन में? वाई? क्योंकि डेफिनेशन में तो लिखा ही नहीं, कहीं डेफिनेशन में तो कहीं लिखा ही नहीं है, वो तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया। क्यों भाई? एक्सप्लेनेशन पहली बात तो एक्ट का पार्ट है, स्टैट्यूट का, इसलिए दिया गया है क्योंकि सर क्लैरिटी नहीं मिली ना यार। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पढ़ तो लिया एसोसिएट कंपनी में, लेकिन क्लैरिटी तो नहीं मिली क्लैरिटी देने के लिए। अब सर होगा क्या, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन नहीं करेंगे ना, समझाएंगे नहीं ना एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो हर आदमी अपनी मीनिंग निकालेगा, मिसचीफ करेगा। इसीलिए वेगनेस खत्म करने के लिए, और मिसचीफ करेगा तो गैप फिल करने के लिए और सप्रेस करने के लिए मिसचीफ को। और एक बात ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन कभी भी आपसे आपका लीगल राइट नहीं छीन सकता। इसका मतलब लड़ाई हुई तो जीतेगा लॉ ही, जीतेगा सेक्शन ही एक्सप्लेनेशन के मुकाबले। ठीक है ना? पार्ट ऑफ स्टैट्यूट क्लैरिफाई करेगा, वेगनेस क्लियर करेगा, गैप फिल करेगा, मिसचीफ सप्रेस करेगा, आपसे आपका लीगल राइट नहीं छीन सकता। स्केड्यूल, स्केड्यूल भी एक्ट का ही पार्ट है। स्केड्यूल 1, 2, 3 सब पढ़ते हैं आप कंपनीज एक्ट में। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ जीतेगा सेक्शन ही। ठीक, आगे बढ़िए। डेफिनेशंस। सर, जिस डेफिनेशन में मींस लिखा होगा वो डेफिनेशन कहलाती है एग्जॉस्टिव। जो लिखा है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओनली दोज एलिमेंट जो स्पेसिफिकली डेफिनेशन में दिया गया है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। बेस्ट एग्जाम्पल है कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स लिखा है तो जो लिखा है वही आएगा और कुछ नहीं आएगा, दैट्स इट। लेकिन कई बार ना मीन्स एंड इंक्लूड्स भी लिखा होता है।
आपको पता है ये भी एग्जॉस्टिव है, ये भी एग्जॉस्टिव है। जैसे कि शेयर मीन्स और आगे इंक्लूड लिखा है। एक तो मेरा टाइपिस्ट चला गथूरा खा के बैठा, पूरी डेफिनेशन ही अर्थ का अनर्थ कर दिया इसने। एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अब आप शेयर की डेफिनेशन पढ़िए, शेयर की डेफिनेशन में मीन्स भी लिखा है, इंक्लूड भी लिखा है। एक ही डेफिनेशन में अगर मीन्स इंक्लूड दोनों लिखा है तो वो भी एग्जॉस्टिव है। तो मीन्स लिखा हो तब भी एग्जॉस्टिव है, मीन्स एंड इंक्लूड लिखा हो तब भी एग्जॉस्टिव है, दोनों एग्जॉस्टिव है। मीन्स का भी एग्जांपल याद रखिए, कंपनी वाला सेक्शन 2 क्लॉज 20, और शेयर का भी एग्जांपल याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 2 क्लॉज 84 बोला। चलिए एनीवेज, अब आते हैं इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव का बेस्ट एग्जांपल डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इंक्लूड में जो लिखा है वो तो आएगा ही, और भी चीजें आएंगी जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। कभी भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा हो ना, या डीम टू इंक्लूड, आप उसे इंक्लूसिव मानेंगे। इंक्लूसिव को एक और नाम से जानते हैं, एक्सटेंसिव। एग्जॉस्टिव को भी एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से, रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव, ठीक। एक होती है एम्बिगस डेफिनेशन। बेस्ट एग्जांपल पब्लिक कंपनी। आप बताओ, पब्लिक को आप बिना प्राइवेट कंपनी को देखे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो? नहीं सर। पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका इंटरप्रिटेशन है कि वो 3 कंडीशन जो प्राइवेट पे लगती है वो पब्लिक पे नहीं लगेंगी। तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये डेफिनेशन जो है ना, ये एम्बिगियस है। एम्बिगियस का मतलब क्या है? वो डेफिनेशन जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, वो एम्बिगियस है। इस डेफिनेशन को कभी भी अकेले मत पढ़ना, जब भी पढ़ना बाकी प्रोविजंस के साथ मिलाकर पढ़ना। अगर बाकी प्रोविजंस के साथ मिलाकर नहीं पढ़ोगे तो मीनिंग वेग और अनसर्टेन होगी। द मीनिंग विल बी वेग एंड अनसर्टेन। तो ऐसी डेफिनेशन जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है, जिसे बाकियों के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ेगा इन लाइट ऑफ द अदर प्रोविजंस, अदरवाइज द मीनिंग विल बी वेग एंड अनसर्टेन। क्या बात है? एक 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 इंटरनल एड और रह गई है इसमें, जो मुझे लग रहा है, क्या पता है इंस्टीट्यूट इस बार सरप्राइज दे दे आपको एग्जाम में। पता है कौन सी? याद करिए, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। मैं समझा देता हूं, एक बार बुक से पढ़ लेना, अब लिखा नहीं है इसमें, ठीक है ना। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। एक बात बताओ, नया इनकम टैक्स आ गया, क्या 1-2 सेक्शन पढ़ के आप इनकम टैक्स एक्ट समझ जाओगे? नहीं, पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा सर। जब तक पूरा लॉ नहीं पढ़ोगे ना, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कभी भी किसी एक्ट को समझना है तो प्रोविजंस को आइसोलेशन में मत पढ़िए, आप प्रोविजंस को साथ मिलाकर पढ़िए। अब आप कंपनी एक्ट पढ़िए, सेक्शन 13 के अंदर लिखा है एसआर पास करना है, और एसआर कहां लिखा है, समझाया कहां है? 114 में, जीएम वाले चैप्टर में। तो अगर पूरा लॉ नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एसआर डिफाइंड 114 के अंदर है। तो सर पूरा लॉ जब पढ़ते हो तो क्लैरिटी मिलती है, अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो हार्मोनी डेवलप होती है। तो पूरा लॉ पढ़िए सर, इससे मदद मिलेगी। ये मेरे हिसाब से सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है एग्जाम में। कोई उम्मीद नहीं करेगा ये टॉपिक आएगा स्टैट्यूट एज अ होल, आने के बहुत हाई चांसेस इस बार, ठीक है ना। चलिए हम चल रहे हैं एंड के नजदीक। अब आते हैं एक्सटर्नल एड में। देखो सर, मैंने आपको यूसेज का बताया, कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोसिटिव आए चाहे यूसेज आए, अपने को 2 लैटिन टर्म लिखने ही लिखने हैं, लिखने ही लिखने हैं। बाकी 1-2 वर्ड और लिख देना, यूसेज इंपॉर्टेंट इन इंटरप्रिटेशन में, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरप्रिटिंग लॉ। बाकी नंबर वहीं मिलेंगे जब दो लैटिन टर्म लिखोगे, जो मैंने ऊपर आपको दिखाए थे, ठीक है ना। हिस्टोरिकल सेटिंग क्या है सर? फेमा पढ़ते हैं आप। फेमा पढ़ने से पहले बेसिक पढ़ते हैं, फेमा क्या और क्यों लाया गया? हालात खराब थे, क्रूड ऑयल महंगा था, हमको डॉलर की जरूरत थी। उससे आपको फेमा को लाने का ऑब्जेक्ट पता चलता है, फेमा क्यों लाया गया, पर्पस पता चलता है। तो कहता है जब भी लॉ को पढ़ना है तो इंटरनल एड तो आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन कई बार आपको एक्ट से बाहर जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल सेटिंग कह रहा है ये एक्ट का पार्ट नहीं है सर, इसीलिए आप इसे एक्सटर्नल एड कहते हैं। हिस्टोरिकल सेटिंग में आपको हालात देखने हैं जो प्रिवेल कर रहे थे उस टाइम पे। हिस्टोरिकल फैक्ट देखिए, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखिए, बल्कि जनरल हिस्ट्री भी देखिए। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री मतलब सरकार कैसी थी, ऑपोजिशन कैसा था, गठबंधन, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। जनरल हिस्ट्री मतलब
जनरल एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखिए। तो कह रहा है हालात देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखिए, हिस्ट्री देखिए, चाहे पार्लियामेंट्री हो चाहे हिस्ट्री इन जनरल हो, दोनों कंसीडर करिए। ठीक, एक बात समझना, कई बार आप नया कंपनी एक्ट पढ़ते हैं, आपको चीजें समझ नहीं आती। शेयर वारंट पढ़िए, नई कंपनी एक्ट में आता है शेयर वारंट, लेकिन डिफाइंड नहीं है। तो आपको पता है शेयर वारंट को समझने के लिए हमें कंपनी एक्ट पुराने वाले में जाना पड़ता है। तो कई बार, अच्छा नया कंपनी एक्ट क्या है? नए कंपनी एक्ट को अपन बोलते हैं कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट। कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट, अगर कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट में मीनिंग क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लॉ को रेफर करते हैं। अब आप मुझे बताइए प्रीवियस लॉ क्या है कंपनी एक्ट के लिए? इंटरनल एड थोड़ी है तो एक्सटर्नल एड ही। ठीक, एक और है एनालगस एक्ट। आपको पता है आप मर्डर कर दो, 302 का फाइन, 302 की पेनाल्टी लगेगी। चलो भारतीय न्याय संहिता आ गया, अभी आईपीसी पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अरेस्ट कब होगे, चार्जशीट कब बनेगी, जमानत कब मिलेगी, आपको पेश कब करेंगे कोर्ट में, ये सब सीआरपीसी में लिखा है। सीआरपीसी बोले तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दो अलग अलग लॉ हैं लेकिन सेम चीज को लेकर है। जब दो अलग अलग लॉ सेम चीज को लेकर होंगे, भले अलग अलग समय पे आए हैं, लेकिन आप उन्हें एक मानकर चलेंगे, वन कंपोजिट एक्ट। जब दो अलग अलग लॉ एक चीज को लेकर बनाए गए हैं तो आप इन लॉ को बोलेंगे दे आर परी मटेरिया, एक चीज को लेकर। अगर कल को झगड़ा हो गया ना, तो बाद में आया एक्ट पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। आए तो अलग अलग सालों में है लेकिन एक मान के चलेंगे। ठीक, एक मान के चलेंगे। अब तुम देखिए डिक्शनरी डेफिनेशन, देखो डिक्शनरी डेफिनेशन तब रेफर करना जब एक्ट में डेफिनेशन ना हो। नहीं, एक्ट में डेफिनेशन दी, बोले नहीं मैं तो डिक्शनरी की डेफिनेशन मानूंगा, ऐसा नहीं है सर। अब एक बात बताओ, डिक्शनरी में प्लांट की मीनिंग देखने गए, अब प्लांट की दो मीनिंग दी हुई है, अगर मल्टीपल मीनिंग दी गई है तो मोस्ट रेलिवेंट मीनिंग देखोगे, वन विल डिराइव कलर फ्रॉम द अदर। अच्छा एक बात बताओ, आप आईपीसी पढ़ रहे हो, सीआरपीसी पढ़ रहे हो, इम्प्रिजनमेंट वर्ड वहां डिफाइंड नहीं है। इम्प्रिजनमेंट डिफाइंड है दो जगह पे, या तो आईपीसी में या तो डिक्शनरी में। किसको चूज करोगे? मतलब अगर एक वर्ड डिफाइंड है परी मटेरिया में और डिक्शनरी में, प्रायोरिटी किसको दोगे? परी मटेरिया को। परी मटेरिया वाली डेफिनेशन आप प्रेफर करेंगे ओवर डिक्शनरी डेफिनेशन। और आपको पता है टेक्निकल मीनिंग के लिए टेक्निकल डिक्शनरी आपको रेफर करनी पड़ेगी। ठीक, और लास्ट, सर देखो ऐसा है, फॉरेन डिसीजन आप कब से पढ़ते आ रहे हैं? बचपन से, फाउंडेशन से। बॉलफर वर्सेस बॉलफर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, हम उसी कंट्री का डिसीजन रेफर करेंगे जो इंडिया के साथ सेम लेवल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मेंटेन करता है। अब नॉर्थ कोरिया के डिसीजन थोड़ी मान लोगे भाई, इंग्लैंड के जो मानोगे जिसका लीगल सिस्टम सेम है। फॉरेन डिसीजन तभी रेफर करना जब इंडिया में उसको लेकर डिसीजन ना हो। अगर इंडिया में सिमिलर डिसीजन है तो फॉरेन डिसीजन रेफर नहीं कर सकते। और जब भी फॉरेन डिसीजन रेफर करोगे, जब कभी भी, तो प्राइम इंपॉर्टेंस आपको देनी है, प्राइम इंपॉर्टेंस इंडियन स्टैट्यूट। मतलब इंडियन स्टैट्यूट को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब फॉरेन डिसीजन रेफर करते वक्त फॉरेन डिसीजन कभी भी इंडियन स्टैट्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकता। इंडियन स्टैट्यूट का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आप इंग्लैंड का डिसीजन मानना है मानो, बट वो इंडियन लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। प्राइम इंपॉर्टेंस मस्ट बी गिवन टू द इंडियन स्टैट्यूट। ठीक, चलिए जी अब चल रहे हैं लास्ट टॉपिक्स की तरफ। दो बातें हैं। पहली बात, डेट डॉक्यूमेंट का इंटरप्रिटेशन। जितना भी इंटरप्रिटेशन अभी तक आपने पढ़ा ना, सब स्टैट्यूट का है, सब स्टैट्यूट का है। ठीक, डेट डॉक्यूमेंट सुनिए। सर डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डॉक्यूमेंट है। डीड तो आपको पता ही, पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले पूरी डीड पढ़ लो, आप देख लो पार्टीज का ट्रेनिंग और इंटेंशन। पता है क्यों? अगर पार्टीज जो डॉक्यूमेंट बना रही हैं वो अनपढ़ हुई, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है,
लेकिन अगर पढ़ी लिखी कंपीटेंट सीए लॉयर, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। तो पार्टीज की ट्रेनिंग देख लेना, पार्टीज ट्रेंड है क्या। क्योंकि सर एक बात ध्यान रखना, अगर पार्टी स्किल्ड नहीं है तो रीजनेबल नहीं होगा इंटरप्रिटेशन देना, उल्टा लिखा है इसमें। व्हेन द पार्टी इज नॉट इक्वली स्किल्ड इट इज रीजनेबल टू गिव, रीजनेबल किया जाएगा, नॉट रीजनेबल टू गिव स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अगर पार्टी स्किल नहीं है ना सर, तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं है। राम किशोरी लाल वर्सेस कमल नारायण। और जब भी आप डॉक्यूमेंट पढ़िए, ट्रेनिंग तो आपको देखनी है, पार्टीज का इंटेंट जरूर देखना है। इंटेंट, जब लॉ पढ़ रहे थे तो इंटेंट ऑफ लॉ मेकर देख रहे थे, अब जब डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो इंटेंट ऑफ पार्टी देखेंगे। एक बात और, मान लो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, आर्टिकल डॉक्यूमेंट है, एक वर्ड की पूरे आर्टिकल में सेम मीनिंग मानेंगे, थ्रू आउट द डीड डॉक्यूमेंट सेम मीनिंग मानेंगे। अगर कोई और मीनिंग नहीं दी गई तो, अगर कॉन्टेक्स्ट कह रहा है दूसरी मीनिंग तो फिर दूसरी मीनिंग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी मीनिंग नहीं दी गई तो सेम मीनिंग मानेंगे। निर्मला भाला घोष वर्सेस बालाई चंद घोष, सेम मीनिंग। अगर सेपरेट मीनिंग दी गई, भाई यहां पे कुछ और डेफिनेशन दी गई, आगे कुछ और दी गई, तो सेपरेट मान लो, क्या दिक्कत है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करिए, हार्मोनी डेवलप करिए। और अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो यहां उल्टी कहानी है। स्टैट्यूट के अंदर बाद वाला प्रोविजन पहले वाले को ओवरराइड करता है। स्टैट्यूट में, डॉक्यूमेंट डीड में पहले वाला बाद वाले को ओवरराइड करेगा, उल्टा। देखो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में अपन भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे थे, हार्मोनी डेवलप कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रही थी ना, तो बाद वाला पहले वाले को निपटा रहा था। यहां पहले वाला बाद वाले को निपटाएगा। और एक बात और, आर्टिकल में 400 क्लॉज है, एक इनवैलिड है। क्या एक इनवैलिड क्लॉज पूरा आर्टिकल वॉइड बना देगा? नहीं सर, वन इनवैलिड क्लॉज विल नॉट मेक द होल डॉक्यूमेंट वॉइड। लेकिन एक बात बताओ, वो एक इनवैलिड क्लॉज इंटीग्रल पार्ट है डॉक्यूमेंट का, चाहे भी तो अलग अलग नहीं कर सकते, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड है सर। कंपनी का नाम ही गलत लिख दिया, कंपनी का नाम था भालू भैया प्राइवेट लिमिटेड, आर्टिकल में आपने लिख दिया भालू भैया लिमिटेड, प्राइवेट ही हटा दिया गलती से, अर्थ का अनर्थ हो गया, पूरा का पूरा आर्टिकल वॉइड है सर। जनरली वॉइड नहीं होगा, विल नॉट मेक द डॉक्यूमेंट वॉइड अनलेस दैट इनवैलिड क्लॉज इज एन इंटीग्रल पार्ट विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू सिवियर। वो सर इंटीग्रल पार्ट जिसे अलग कर पाना मुश्किल है सर, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड होगा। और लास्ट देखो, ऐसा है, आप पूरे चैप्टर में कई बार कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कई बार इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। पता है फर्क क्या है कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन में? जो फर्क लिटरल में और फंक्शनल में था, इंटरप्रिटेशन पता है कैसे होगा? एज पर द वर्ड्स ऑफ लॉ, जैसा लिखा है वैसा समझो। जब मीनिंग क्लियर है, प्लेन है, इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब मीनिंग प्लेन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में आप लेटर्स ऑफ लॉ के हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं करते, कंस्ट्रक्शन नहीं करते, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे एज पर द स्पिरिट ऑफ लॉ, ऑल दो नॉट नेसेसरली विद इन द लेटर्स ऑफ लॉ। तो कह रहा है आप लेटर से दूर चले जाओ सर, शब्दों से दूरी बना लो, स्पिरिट ऑफ लॉ के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करिए। और आगे एक पॉइंट और लिखा है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन। तो बड़ा हेड कौन सा हुआ? कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन डज नॉट इंक्लूड कंस्ट्रक्शन, तो ये नैरो हुआ, खत्म। एक चीज बची थी, मिसचीफ रूल याद करिए, 1 मिनट लूंगा। मिसचीफ रूल में एक ही चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ती है, बाकी तो और भी एक बार पढ़ लेना। 4 क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉ, व्हाट वाज द मिसचीफ, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रेमेडी एंड व्हाट इज द रीजन फॉर रेमेडी। क्या लॉ था, क्या मिसचीफ थी, रेमेडी क्या दी है आपने, और रीजन क्या रेमेडी के पीछे। ये 4 पॉइंट पढ़ लीजिए मिसचीफ रूल में। अगेन सेम कहानी, डन। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसे पढ़ जरूर लेना, यहां नहीं था, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आया। एक ना केस लॉ है जीसी में, डिलीशन और रिपील में डिफरेंस दिया उस केस लॉ में, नवरंगपुरा ट्रस्ट वाला केस है, वो एक बार देख लीजिए जरूर से।